हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग मैराथन सीरीज में अपना जो सीधी बात नो बकवास सीरीज चल रही है मैराथन की, इसमें हम लोग देखेंगे ब्रिटिश राज का अभ्युदय और इसके बाद जो 1857 की क्रांति, जिसको हम लोग प्रथम स्वतंत्रता स्वाधीनता बोलते हैं अधिनियम, उसको हम लोग पढ़ेंगे। और पूरा जो 2 टॉपिक आपका यहाँ से लगभग एक प्रश्न से हर हाल में आपका बनेगा। पिछली बार पीईटी में जो प्रश्न आए थे उसको भी हमने इंक्लूड लिया है इस वीडियो में, और इस बार जो क्वेश्चन आ सकते हैं उसको इंपॉर्टेंट ये भी इंक्लूड है इस वीडियो में। तो वीडियो जो है पूरा खत्म करेंगे इस ब्रिटिश राज का अभ्युदय और भारत में प्रथम स्वतंत्रता जो है स्वाधीनता आंदोलन, जो आपके सिलेबस में पीटी के है। तो ये वीडियो यूपी पीटी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे और वीडियो को चालू करते हैं। देखिए, इसके पहले लेकिन एक बात आपको बता दूं कि लगभग ये जो है 13वां मैराथन क्लास है इस चैनल पर। इसके बाद आज शाम को आपको जो क्लास आएगी, तो आपका क्लास आएगा शाम को इंडियन ज्योग्राफी का, जो आपका एक क्लास सिर्फ और बचा है वो है भारतीय भूगोल का। तो आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी करेंगे शाम को, और इसके बाद आपका पूरा जो है 60 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, 60 नंबर। बाकी मैं आपको 9 तारीख को लाइव जो है करंट अफेयर्स पढ़ाऊँगा, और पूरे 1 साल का नवंबर से लेके पूरा सितंबर तक का 30 सितंबर तक का उसमें करंट रहेगा, और करंट के साथ स्टैटिक जीके भी उसमें इंक्लूड रहेगा। पूरा जो एकदम मसाला लगा के पढ़ाएंगे करंट अफेयर्स, एक भी क्वेश्चन वहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे, ठीक है। तो मैंने जिस प्रकार से लेखपाल में मैंने 92 नंबर सही किए थे इस बार परीक्षा में 31 जुलाई को जो पेपर हुआ है, उसी तरीके से जैसे मैंने पढ़ के 92 नंबर लाया था, उसी प्रकार आपको भी पढ़ा रहा हूँ ताकि आप भी पेट में 90 नंबर अचीव कर सकें। तो मैं 70 नंबर आपको पूरा कराऊंगा, बाकी आपको मैथ रीजनिंग अलग से पढ़ना पड़ेगा। ग्राफ तालिका बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, सब आराम से कोई भी कर ले जाएगा। जो टफ होता है वो करंट और जीएस, स्टैटिक जीके, वो सब मैं आपको करा चुका हूँ। चैनल पर जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा कि पूरा जो भी मैराथन हुआ है अभी तक का पूरा प्लेलिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रिटिश राज का अभ्युदय, मतलब जो ये ब्रिटिशर थे, ये जो अंग्रेज थे, ये भारत में इनका उदय कैसे होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, और किस प्रकार से हम लोग को गुलाम बना देते हैं और लगभग 300 साल हमारे ऊपर राज करते हैं। ये पूरा प्रोसेस इस वीडियो में समझते हैं। आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि इसके बाद फिर दोबारा जो है समझने की और देखने की जरूरत नहीं होगी। एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। ये 99% जो है एक गारंटी के साथ, दावे के साथ मैं बोल सकता हूँ अपने अनुभव के आधार पर, ठीक है। तो बात करते हैं कि ब्रिटिश राज का अभ्युदय। देखिए, भारत में जो सबसे पहले जो कंपनी आई थी, भारत का खोज आप सभी को पता होगा कि वास्को डी गामा ने किया था 1498 में, ठीक है। वहीं अमेरिका की खोज कोलंबस ने 1492 में किया था। तो ये छोटी बातें हैं, लेकिन बात यह है कि भारत में जो सबसे पहली कंपनी आई थी, ठीक है, वो पुर्तगाली थी। इसके बाद अंग्रेज, डच, डेनिश और फ्रांसीसी ये स्थापना जो करे थे भारत में आके, मैं स्थापना का वर्ष बता रहा हूँ। पुर्तगाली 1498 में आते हैं, और ये भारत में जो है कोचीन में 1503 में अपनी फैक्ट्री लगाते हैं। अंग्रेज आते हैं 1600 में, और सूरत में 1613 में फैक्ट्री लगाते हैं। डच आते हैं 1602 में, और मसूलीपट्टनम में अपनी 1605 में फैक्ट्री लगाते हैं। और डेनिश जो आते हैं ये ट्रांकेबर में 1620 में अपनी फैक्ट्री लगाते हैं। फ्रांसीसी जो है सूरत में 1668 में अपनी फैक्ट्री लगाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ ब्रिटिश की बात की जा रही है, तो ब्रिटिशर्स वाला आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अंग्रेज 1600 में आए थे और सूरत में अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री लगाए थे। तो बाकी ये तो हो गया स्थापना वर्ष के आधार पर। लेकिन अगर आने की सीरीज में पूछा जाएगा, सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली आए। फिर कौन आया? दूसरे पर डच आया। पहले पे पुर्तगाली, दूसरे पे डच, और तीसरे पे अंग्रेज आए, चौथे पे डेनिश, और पांचवें पे फ्रांसीसी। तो क्रम में अगर बात किया जाएगा आने के क्रम में, तो सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी। लेकिन अगर स्थापना वर्ष के आधार पर पूछा जाएगा तो पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश और फ्रांसीसी। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अंग्रेजों ने पहले अपना अस्थायी जो कारखाना लगवाया था वो सूरत में 1613 में। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग अंग्रेज या ब्रिटिशर्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपके क्वेश्चन में पिछली बार यहाँ से क्वेश्चन भी बने थे। कहानी उस दौर की है जब मुगल बादशाह का दौर था भारत में, और 1605 में अकबर की मृत्यु होती है। लेकिन उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है। उस टाइम जो शासक रहता है वो अकबर रहता था। लेकिन भारत में जो जेम्स प्रथम जो उस समय राजा था ब्रिटेन का, ठीक है, उसने राजदूत भेजा था, अपना पहला राजदूत भेजा था। उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। उसका पहला राजदूत था कैप्टन हॉकिंस, और ये भारत में आया था 1608 में। ये मान के चला था कि जो ये पत्र लेकर आया था ये अकबर के नाम के लेकर आया था। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि अकबर के नाम का पत्र लेकर आया था, लेकिन 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर के दरबार में 1608 में पहुंचा। जब जेम्स प्रथम ने इसको भेजा था कैप्टन हॉकिंस को दूत बनाकर भारत में, तो इसने कहा था कि आपको जाना है अकबर के दरबार में, मुगल बादशाह अकबर हैं इस समय, और वहाँ आपको जाना है। लेकिन आते आते ये 1608 में भारत पहुंचा, और उस समय 1605 में ही अकबर की मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद उसका बेटा जो है अकबर का, वो जहांगीर जो गद्दी पर बैठता है, और फिर जो है ये कैप्टन हॉकिंस जो है पहुँचते हैं
जहांगीर के दरबार में। और जहांगीर के दरबार में जाने के बाद ये तुर्की में अच्छा खासा उनसे संवाद करता है, तुर्की का जानकार भी था हॉकिंस। इससे काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं कौन, जहांगीर। और जहांगीर प्रसन्न होकर जो है इसको बोल देते हैं कि आप अपनी फैक्ट्री लगा सकते हैं। तो उसी के संवाद के बाद उसके हॉकिंस कब आया था, सबसे पहले 1608 में। ये भी आपको याद रखना है। पिछली बार पूछा था कैप्टन थॉमस मुनरो, तो उसका जो है पेट में आया था। इस बार इसको आप लोग याद करके जाइएगा। कैप्टन हॉकिंस 1608 में मुगल बादशाह के दरबार जहांगीर के दरबार में आया था। अंग्रेजों की पहले अस्थायी फैक्ट्री ये लगी थी मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में। पहली अस्थायी, ये मतलब फिक्स नहीं थी, परमानेंट नहीं थी, ये अस्थायी फैक्ट्री थी 1611 में मसूलीपट्टनम में। लेकिन अंग्रेजों की अस्थायी जो फैक्ट्री थी, वो पहली अस्थायी फैक्ट्री वो सूरत 1613 में लगी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों अस्थायी पूछे तो मसूलीपट्टनम 1611 और अस्थायी पूछे तो सूरत 1613। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। देखिए पेट में यहीं से क्वेश्चन पिछली बार बन गया था कि जहांगीर के दरबार में आने वाला अंग्रेज का जो दूसरा दूत था वो सर टॉमस रो था। ठीक है, सर टॉमस रो, ये 1615 में ये भी जो है जहांगीर के दरबार में आया। सबसे पहले कौन आया था 1608 में, वो था कैप्टन हॉकिंस। दूसरा कौन था राजदूत जो अंग्रेज जेम्स प्रथम ने भेजा था 1615 में, वो था सर टॉमस रो। तो पिछली बार जो क्वेश्चन आया था पेट में वो आया था सर टॉमस रो, मुनरो और एक फाहियान करके, तीनों का मिलान करना था कौन सबसे पहले आया था। तो मैं सारे क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ। सारे जो वीडियो है, अगर आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी उत्कर्ष क्लासेस पर कुमार गौरव सर जो कि बहुत बड़े अध्यापक हैं, वो ब्रह्मास्त्र क्लासेज ले रहे हैं, माँ बापू का सपना सीरीज पढ़ा रहे हैं। तो 4 या 5 क्लासेज उनकी हो गई है, शाम को 8 बजे जाती है। ठीक है, आप जाकर उनकी क्लासेस देखिएगा और पूरा निचोड़ उनका निकाल के, और मेरी मैराथन आप लोग अगर देखे होंगे, नहीं देखे होंगे ताकि मेरी मैराथन को देखिएगा। और मैराथन से अगर एक भी क्वेश्चन उन्होंने बाहर बताया हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कुमार सर मेरी कॉपी कर रहे हैं, लेकिन देखिए कॉपी कोई किसी की नहीं करता। सब लोग बुक से ही पढ़ाते हैं, सब लोग पढ़ के ही पढ़ाते हैं, सब लोग कहीं से देख के ही पढ़ाते हैं। तो जो पढ़ाते हैं बुक से, ये नहीं है कि अंग्रेजों ने अपनी पहली अस्थायी सूरत में लगाई थी फैक्ट्री, कोई ये बता दे नहीं ये तो फैजाबाद में लगाई थी, ऐसा नहीं हो सकता है। जो बुक है, जो इतिहास है, वही बताया जाता है, सब वही बताएंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब है जो मैं मैराथन लाया हूँ पूरे यूट्यूब के इतिहास में, ऐसा मैराथन इतने कम समय में और फुल्ली कंटेंट, एकदम 100% एथराइज्ड कंटेंट जो आपके एग्जाम में फंसेंगे क्वेश्चन यहीं से। मेरी कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको मैराथन मिस नहीं करना चाहिए। अगर मिस करते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ एग्जाम में आप एग्जाम के बाद आएंगे, अगर क्वेश्चन गलत करेंगे फिर कहेंगे सर क्या बताएं, आपका वीडियो पढ़ लिए होते तो ये हाल ना होता। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, मेरी वीडियो आप लोग पसंद ही करो, देखो ही देखो, लेकिन मैं कहने का सेंस ये है कि सर का वीडियो और मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि जो है मेरी मैराथन में कितना दम है। ठीक है, चलिए पूर्व में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री, अब बात करते हैं। अंग्रेजों ने जो अपना पहला फैक्ट्री लगाया सूरत में लगा लिया, ठीक है, मसूलीपट्टनम में। लेकिन पूर्व में अंग्रेजों ने, पूर्व का मतलब बंगाल वाले एरिया में, उड़ीसा वाले एरिया में, तो उस टाइम उड़ीसा बंगाल के अंदर था, तो बालासोर उड़ीसा में जो है अंग्रेजों ने पूर्व में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई 1633 में, मतलब पूर्व दिशा में। जैसे ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। तो अंग्रेजों ने अपना जो साउथ में भी लगा लिया था, सूरत में, पश्चिम में भी लगा लिया था, लेकिन पूरब में जो लगाया था वो पहली बालासोर उड़ीसा में पहली फैक्ट्री लगाया था अंग्रेजों ने। बात कर लेते हैं कि अंग्रेजों का पहला बड़ा किला, जो अंग्रेजों ने पहला बड़ा किला बनाया था, फोर्ट सेंट जॉर्ज किला, ये मद्रास में बनाया था, चेन्नई में, मद्रास। और बाद में शाहजहां द्वारा बंगाल में अंग्रेजों को सीमित व्यापार करने की अनुमति मिल गई। जब बंगाल में उन्होंने अपनी फैक्ट्री डाल ली उड़ीसा में, तो इसके बाद शाहजहां शासक आया। जब जहांगीर के बाद शाहजहां शासक आया तो उसने जो है अनुमति दे दी थी, लेकिन लिमिटेड अनुमति था, सीमित व्यापार था कि आपको इतना ही ऐसे करना है। कुछ रूल एंड रेगुलेशन बता दिए कंपनी को कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको इस प्रकार से काम करना होगा। फिर बाद में शाह शुजा जो बंगाल का सूबेदार था, उसके द्वारा वार्षिक कर 3000 रुपये के बदले विशेष व्यापार दे दिया गया। जो बंगाल का सूबेदार था, शाह शुजा उसका नाम था, उसने 3000 रुपये जो है वार्षिक कर लेकर उन लोगों को विशेष अनुमति दे दिया। जो जहाँ शाहजहां ने लिमिटेड दिया था और शाह शुजा ने विशेष व्यापार करने की अनुमति दे दिया। लेकिन जब शाहजहां के बाद औरंगजेब शासक बना था भारत का, तो उसने क्या किया कि उसको लगने लगा कि जो अंग्रेजी हैं, अंग्रेज वाले हैं, ये इसका जो है दुर्व्यवहार कर रहे हैं, इसको फ़ायदा उठा रहे हैं, कंपनी बिना टैक्स दिए ये सब 3-5 काम कर रहे हैं। तो मुगल सम्राट औरंगजेब ने अंग्रेजों से लड़ा और उनको जो है 1686 में हुगली से बाहर कर दिया। हुगली मतलब पश्चिम बंगाल में, जो हुगली नदी के नाम पे पड़ा है, तो हुगली पश्चिम बंगाल में एक जगह भी है। तो हुगली नदी किनारे जो है औरंगजेब और अंग्रेजों की भिड़ंत हुई, अंग्रेजों की हार हुई और अंग्रेजों को भगा दिया औरंगजेब ने। तो ये कहानी हुई वहाँ 1686 में। इसके बाद अंग्रेजों द्वारा फोर्ट विलियम किला,
ये जो कलकत्ता में बनवाया था अंग्रेजों ने 1700 ईस्वी में, फोर्ट विलियम किला का निर्माण किया। और इसके बाद जॉन सर मैन ने फर्रुखसियर, जब आगे चलकर 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर बना तो उससे शाही प्रमाण प्राप्त कर लिया। शाही प्रमाण का मतलब होता है कि अधिकार प्राप्त, इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मतलब जो ये ऑफिशियली जो भी ये लोग काम करेंगे, अपना पूरा व्यापार बढ़ाएंगे पूरे भारत में, जो है एक तरीके से एकदम ईस्ट इंडिया कंपनी का दबदबा हो जाएगा फर्रुखसियर से। जो है फर्रुखसियर काफ़ी प्रभावित होता है सर जॉन मैन से, और सर जॉन मैन को ये फरमान दे देता है 1717 में कि आप जो है अपनी कंपनी को पूरा विस्तार कीजिए, कोई बिना लिमिट के। तो 1717 में अंग्रेज वाले अपनी कंपनी को खूब विस्तार कर देते हैं। लेकिन फिर आगे चलकर एक घटना होती है, ब्लैक होल की घटना। आप लोग साइंस में पढ़ते होंगे ब्लैक होल की घटना। तो वो कब होती है? वो 20 जून 1756 को होती है। उस समय जो शासक था वो सिराजुद्दौला, जो बंगाल का नवाब था, सिराजुद्दौला के समय में ब्लैक होल की घटना होती है। प्लासी का युद्ध होता है आगे चलकर 1 साल तुरंत बाद 1757 में। ठीक है, पिछली बार पूछा गया था एग्जाम में पेट में कि जो सिराजुद्दौला का जो युद्ध, सिराजुद्दौला जो हारा था वो किस युद्ध में हारा था? तो सिराजुद्दौला हारा था वो प्लासी के युद्ध में। यहीं से जो है अंग्रेज और प्रभावित होते हैं और उनका जो है कार्यभार आगे बढ़ जाता है। ये अंग्रेजी सेना के बीच युद्ध होता है और बंगाल के नवाब के बीच जो है प्लासी का युद्ध होता है 1757 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए ये क्रम से लिखा हुआ है, आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, जो भी लोग आप लोग देख रहे हो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप लोग एक सीरियल से पढ़िए तभी तो आपको समझ में आएगा। 56 के बाद 57 के बाद 64 बक्सर वाला युद्ध पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके हम लोग क्रम वाइज चलेंगे। फिर 1857 की क्रांति, उसके बाद जो है पूरा इतिहास देखेंगे कैसे क्या हुआ था। तो प्लासी का युद्ध 1757 में अंग्रेजी सेना और बंगाल के नवाब के बीच। अंग्रेजी सेना की तरफ से जो नेतृत्व किया था सेनापति जो है वो लॉर्ड क्लाइव था, और बंगाल के नवाब की तरफ से जो नेतृत्व किया था वो सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। दोनों के बीच भिड़ंत हुई और इसमें अंग्रेजों की जीत हुई और यहीं पर सिराजुद्दौला हार गया। लेकिन सिराजुद्दौला हारता नहीं, लेकिन उसके साथ गद्दारी हो गया। ठीक है, गद्दारी कौन किया? लालच के चक्कर में मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ जो गद्दारी किए थे उनमें जो है मीर जाफर, यार लतीफ़ और राय दुर्लभ, ये लोगों ने इसके साथ मिलकर विश्वासघात किया। मीर जाफर को लालच थी कि अगला जो है अंग्रेजों ने, जो लॉर्ड क्लाइव था, ठीक है, उसने ऑफर किया था कि तुमको मैं बंगाल का नवाब बना दूंगा, तुम मेरा साथ दो। तो इसने जो है धोखा दे दिया था सिराजुद्दौला को इस प्रकार जो है। लेकिन जो धोखा किसी को देता है वो आगे चलकर वो भी धोखा खाता है, तो बाद में चलकर मीर जाफर जो है वो भी धोखा खाता है, इसको भी बंगाल के नवाब से हटा देता है फिर अंग्रेज। तो ये जो कहानियाँ चलती हैं प्लासी के युद्ध में। इसके बाद जब भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना, जो श्रेय दिया जाता है कि भारतवर्ष में जो ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक था उसका श्रेय जो है लॉर्ड क्लाइव को दिया जाता है। यही जो है बंगाल का लॉर्ड क्लाइव। वेदरा का युद्ध होता है इसके बाद वेदरा के युद्ध में अंतिम रूप से डचों को अंग्रेज पराजित कर देते हैं और डचों का खेल यहीं खत्म हो जाता है। 1759 में वेदरा का युद्ध, अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया था। तो अंग्रेज जो है एक एक करके सबको भगा रहे थे, जो भी आपके आए थे, ये डेनिस हैं, डच हैं, फ्रांसीसी हैं, सबको अंग्रेज हराते चलते हैं। उनकी सभी कहानी हम लोग पढ़ते हैं। तो डच 1759 में भारत छोड़ के चले गए। अब बचे कौन? फ्रांसीसी से इनका 3 युद्ध हुआ था। इसी को जो है 3 कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। जो पहला कर्नाटक युद्ध है वो 1746 से 48 के बीच में हुआ था। ठीक है, इसमें जो युद्ध में लड़े थे वो अंग्रेज लड़े थे और फ्रांस, दोनों के बीच युद्ध हुआ था कि कौन रहेगा भारत में, किसकी शख्सियत ज़्यादा है, कौन मजबूत पार्टी है। तो इस प्रकार से दोनों में युद्ध हुआ। 3 कर्नाटक युद्ध इसके नाम से जाना जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच में। इसमें जो है एक्स लास एपेल की संधि हुई थी। जो है देखिए कोई भी युद्ध होता था, जो हारता था वो संधि करता था, वो हार मान लेता था। देखिए आप तो जीत गए हैं, जो आपको चाहिए बताइए, आप ले जाइए। तो ये जो है पहली संधि में एक्स लास एपेल की संधि हुई थी कर्नाटक युद्ध में 1746 से 48 के बीच। दूसरे कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 के बीच में हुआ था और इसमें जो है फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी को छोड़ दिया था। ये पांडिचेरी जो है अब अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था। तृतीय कर्नाटक युद्ध, इसमें जो है फ्रांसीसी हारे और 1756 से 63 के बीच युद्ध हुआ और इसमें जो है पेरिस की संधि हुई। ठीक है, जो फ्रांस की जो एफिल टावर है पेरिस, तो अंग्रेजों ने पेरिस पर भी कब्जा वहाँ जमा लिया 1756 से 63 में। इसके बाद क्या हुआ? वांडीवास का युद्ध होता है। ये निर्णायक युद्ध होता है। वांडीवास का युद्ध 1760 में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन में शायद पूछा जाए इस बार। तो ये वांडीवास का युद्ध 1760 में ये होता है अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच। ये जो है आखिरी युद्ध होता है, निर्णायक युद्ध होता है और यहीं पर फ्रांसीसी हार जाते हैं और ये पूरा भारत छोड़कर ये भी भाग जाते हैं। तो मतलब जो डच थे वो भी भाग गए, फ्रांसीसी भी हार गए। तो अब बचे पुर्तगाली तो बहुत अंत में जाते हैं। वो सबसे पहले भारत में आते हैं 1498 में और 1971 में गोवा को आज़ाद कराकर वहाँ से जाते हैं। तो सबसे पहले पुर्तगाली और सबसे अंतिम में पुर्तगाली सबसे पहले, उसके बाद जो है फ्रांसीसी आए और फ्रांसीसी सबसे पहले छोड़ के भाग गए।
सबसे बाद में आए, उसके बाद सबसे पहले भागे। इसके बाद आता है आपका ये जो वांडीवास का निर्णायक युद्ध था, तमिलनाडु में हुआ था। वांडीवास एक जगह है, इसमें जो है फ्रांसीसी सेना हारी और वहाँ से बोरिया बिस्तर लेके भारत से भाग गई। इसके बाद होता है बक्सर का युद्ध 1764 में, ठीक है। ये जो है होता है अंग्रेज सेना और जो है 3 लोग एक साइड होकर लड़ते हैं। ये जो युद्ध होता है बक्सर का युद्ध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बिहार में पड़ता है बक्सर। और 1764 में अंग्रेजी सेना और इसमें 3 लोग होते हैं, अवध का नवाब, बंगाल का नवाब और मुगल सम्राट। अवध का नवाब सुजाउद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला नहीं है, सुजाउद्दौला है, सुजाउद्दौला। और बंगाल का नवाब मीर कासिम, मुगल सम्राट उस टाइम शाह आलम द्वितीय था। तो तीनों मिलते हैं और एक अकेला जो अंग्रेज की पूरी सेना होती है जिसका नेतृत्व कर रहा होता है हेक्टर मुनरो। 1757 में हमने किसको देखा था जो नेतृत्व किया था? 1757 में लॉर्ड क्लाइव था, ठीक है। लेकिन 1764 में हेक्टर मुनरो जो अंग्रेजी सेना की तरफ से नेतृत्व करता है। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोगों को पहला वाला लॉर्ड क्लाइव 1757 प्लासी का युद्ध और 1764 बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो। इस साइड से 3 अवध के नवाब सुजाउद्दौला, बंगाल का नवाब मीर कासिम। ये देखिए मीर कासिम और मुगल सम्राट, ये जो है तीनों लोग लड़ते हैं। इसमें भी निर्णायक युद्ध होता है और अंग्रेज जीत जाते हैं। अंग्रेज जो है हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ये तीनों को परास्त कर दिया जाता है और तीनों हार जाते हैं। और फिर ये हो जाता है कि अब जो गुलामी हम लोग करेंगे और अंग्रेज जो है फिर से हमारे ऊपर राज करेंगे। इसके बाद जब अंग्रेज जीत जाते हैं तो इसके बाद इलाहाबाद में 2 संधियाँ करते हैं। वो कौन कौन सी संधि होती है? इलाहाबाद की संधि 1765 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहली संधि 12 अगस्त को, दूसरी संधि 16 अगस्त को, 4 दिन बाद। ये दोनों ही संधियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली संधि जो होती है इलाहाबाद में करते हैं वो लोग अंग्रेज 12 अगस्त को, अंग्रेजों और मुगल बादशाह शाह आलम के बीच। जो शाह आलम साथ दिए थे प्लासी के युद्ध में, उनसे अंग्रेज संधि करते हैं कि देखिए जो भी युद्ध में खर्चा हुआ है, हम लोगों का जितना नुकसान हुआ है, जो हमारे सैनिक मारे गए हैं, उन सब का भरपाई आप करेंगे। जितना पैसा वैसा लगेगा, तीना पाचा सब जो है शाह आलम देंगे आप। तो ये मंजूर हो जाता है कि भाई ये तो हार चुके थे, क्या करेंगे। तो इन्होंने मंजूर कर लिया। फिर दूसरी संधि जो करते हैं वो अंग्रेज, वो 16 अगस्त को इलाहाबाद में अंग्रेजों और अवध के नवाब सुजाउद्दौला के बीच होती है। इसमें सुजाउद्दौला भी जो है पूरा ये करते हैं कि अब संधि होती है कि सुजाउद्दौला जो है अब जो भी सेना वगैरह रखेंगे ब्रिटिशर्स का रखेंगे और उनको पैसा भी देंगे और युद्ध में जो क्षतिपूर्ति हुई थी, ठीक है, उसका भी जो पूरा खर्चा होगा वो भी जो है कौन देगा? वो देंगे सुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे। तो लेकिन आपको मैं बता दूं सबसे ज़्यादा जब युद्ध हुआ था जो 1857 की क्रांति, तो उसमें जो है अभी उसकी बात हम लोग आगे जिक्र करेंगे, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा अवध के लोग भाग लिए थे और सबसे कम जो है बंगाल के लोग सैनिक भाग लिए थे। हालांकि उसमें कई लोग साथ नहीं दिए थे, इसीलिए 1857 की क्रांति भी असफल हो गई थी, नहीं तो अंग्रेज काफ़ी पहले ही खदेड़े जा चुके होते। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बंगाल का गवर्नर के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन आपका पेट में पूछा जाता है, गवर्नर या वायसराय या गवर्नर जनरल। तो उसके बारे में देखते हैं कि बंगाल का पहला गवर्नर लॉर्ड क्लाइव, ठीक है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, ये बंगाल का है अभी पे, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स 1773 में। यही क्वेश्चन पेट में पिछली बार पूछा गया था कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स 1773 में बना था। तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से आउट है। इतने में से आपका जितना भी है यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पक्का ही बनेगा एग्जाम में, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, यहाँ हमने देखा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, लेकिन हम बात कर रहे हैं भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 में। इसी के टाइम पे सती प्रथा का अंत हुआ था। राजा राम मोहन जब 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं, फिर बाद में जो है दोनों के सहयोग से सती प्रथा का अंत होता, तो उस टाइम विलियम बेंटिक ही था। तो इसने अंग्रेजी शिक्षा को जो बढ़ावा दिया था लॉर्ड मैकाले के टाइम, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ही इसमें काफ़ी रोल निभाया था। भारत के वायसराय की बात कर लेते हैं कि जो भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। ये लॉर्ड कैनिंग 1858 में वायसराय था, भारत का पहला। अब यहाँ से गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके वायसराय पद दे दिया गया था जब 1857 की क्रांति हुई थी। अभी हम लोग आगे चलकर देखेंगे उसके बारे में। तो लॉर्ड कैनिंग और इसी के टाइम पे जो है 1857 की क्रांति हुई थी। चलिए अगला है स्वतंत्रता के समय भारत का गवर्नर जनरल। जब भारत जो है आज़ाद हुआ था 1947 में, उस समय भारत का गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड माउंटबेटन था। और स्वतंत्रता के बाद अंतिम गवर्नर जनरल जो भारतीय गवर्नर जनरल थे, फर्स्ट भारतीय गवर्नर जनरल, वो श्री राजगोपालाचारी थे। तो ये जो है, अब बात कर लेते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध सन आपको याद रखना है 1767 से 69 के बीच में। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच। देखिए जो टीपू सुल्तान थे, उनके जो पिता हैदर अली, ये दूसरे युद्ध में हार जाते हैं। और तीसरा युद्ध होता है जो है 1790 से 92 के बीच,
उसमें रंगपट्टनम की संधि होती है, उसमें टीपू सुल्तान आता है, और चौथे में 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो जो इसमें जो है लॉर्ड वेलीजली उस टाइम जो सहायक संधि के उनको वो माना जाता है, बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया है। लेकिन सहायक संधि का जो जनक है उसको डुप्ले को माना जाता है, डुप्ले। सहायक संधि का जनक किसे माना जाता है? डुप्ले को। लेकिन सहायक संधि के लिए विशेष काम करने वाले लॉर्ड वेलीजली, अगर ऑप्शन में डुप्ले नहीं है तो आप लोग वेलीजली को भी मान सकते हैं। तो ये जो है 4 आंग्ल मैसूर युद्ध थे, लेकिन कर्नाटक युद्ध जो था वो 3 था, फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच। तो आपको सब कुछ याद रखना है। अब बात कर लेते हैं कि कुछ गवर्नर जनरल और उनकी नीतियां। ठीक है, कौन से गवर्नर जनरल जो है किस वर्ष में कौन सी नीति पे काम करते थे। देखिए, वारेन हेस्टिंग्स 1772 में इसने बंगाल में द्वैध शासन का अंत कर दिया था। बंगाल में द्वैध शासन का अंत वारेन हेस्टिंग्स, ये 1773 में बंगाल का पहला गवर्नर बना था। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में अस्थाई बंदोबस्त, इसे अस्थाई बंदोबस्त का जनक कहा जाता है, और इसने सिविल सेवा का भी जनक कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है, ये 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लाया था इसने। इसके बाद लॉर्ड वेलीजली 1798 में सहायक संधि, जो 99 में टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है उससे पहले जो है ये संधि करता है। तीसरे जो है फिर अगला है विलियम बेंटिक। इसने 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाया था, जो कि बाद में चलकर 33 में भारत का पहला जो है गवर्नर जनरल बना था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी, इसने हड़प नीति लाया था। लॉर्ड डलहौजी जो है ये राज्य हड़प नीति, पिछली बार पेट के सेकंड पेपर में जो सेकंड मीटिंग में पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि राज्य हड़प नीति लागू करने वाला कौन सा गवर्नर, तो जो है लॉर्ड डलहौजी था 1856 में। और लॉर्ड डलहौजी के टाइम में 1853 में पहली रेलवे चली थी थाने टू मुंबई। इसके बाद लॉर्ड रिपन। ठीक है, इसको अस्थायी स्वशासन का जनक कहा जाता है 1882 में। ठीक है, और इसी के टाइम में जो है नियमित जनगणना होने लगी थी। 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम पहली जनगणना हुई थी, लेकिन नियमित जनगणना 1882 से होने लगी थी, और उस टाइम कौन था? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड डफरिन के समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में H.A. होयम द्वारा। लॉर्ड कर्जन, बंगाल का विभाजन इसके समय हुआ था। ठीक है, और 1905 में, और बंगाल का 16 अक्टूबर को जो है बंगाल का विभाजन जब हुआ था तो उस दिन रविंद्रनाथ टैगोर ने जो राखी बंधवाकर उस दिन शोक दिवस के रूप में मनाया था। बात कर लेते हैं कुछ अब आधुनिक भारत में कुछ महत्वपूर्ण जो है कार्य हुए थे बंदोबस्त, जैसे अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। ये तीनों जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने के पूरा चांसेस हैं। एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोड़ा नहीं गया। मैराथन क्लास है, टाइम भले ही थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन आपका पूरा जो डाउट है वो क्लियर कर दिया जाता है। तो आप सारा मैराथन देखेंगे, आपको सब कुछ ऐसे कंटेंट सीरियल वाइज मिलेगा, इसमें कहीं कोई आगे पीछे नहीं होता है। कंटेंट देने का मतलब बहुत लोग देते हैं, लेकिन एक सीरियल से सही सुनियोजित तरीके से देना वो आसान काम नहीं होता है। देख सकते हैं कि हैंड रिटन नोट से हाथ से लिखाया जाता है, ये मैंने राइटर रखा है उसको जो है उससे लिखवाता हूँ, तो काफ़ी इसमें परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, और कंटेंट को चेक करना पड़ता है बार बार, कहीं कोई गलती तो नहीं है। अगर कोई गलती बाद में मिलती है तो वीडियो के कमेंट्स में पिन कर दिया जाता है, उसको जो आप लोग देख सकते हैं। देखिए, पहले हुआ था अस्थाई बंदोबस्त के बारे में हम लोग देखेंगे, इसके बाद जो है रैयतवाड़ी, इसके बाद महलवाड़ी। ये तीन जो है हमारे विशेष काम हुए थे अंग्रेजों के टाइम में, तो उसको हम लोग देखते हैं। अस्थाई बंदोबस्त, इसी का नाम जमींदारी व्यवस्था या फिर जो है इस्तेमारी भी कहते हैं। 22 मार्च 1793 को आया था ये, और लॉर्ड कॉर्नवालिस और सर जॉन शोर दोनों मिलकर इसको लाए थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस और सर जॉन शोर। इसीलिए अस्थाई बंदोबस्त का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और सिविल सर्विसेज का जनक ये भी है भारत में। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त ये कहाँ कहाँ आया था? पूरे भारत में सिर्फ जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मतलब जो है पूर्वी क्षेत्र में ये आया था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। और यूपी में भी था, यूपी में बनारस वाले एरिया में, जो वाराणसी है, जो आज के समय में वाराणसी है, वो बनारस उस टाइम था, और उत्तरी कर्नाटक में। ठीक है, यहाँ पर ये व्यवस्था थी। और भारत के कुल जो है 19% क्षेत्रों पर अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था। एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि सबसे कम जो है किसका एरिया था, तो वो अस्थाई बंदोबस्त सिर्फ 19% क्षेत्रों पर लागू हुआ था। अगला है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। रैयतवाड़ी और रैयतवाड़ी व्यवस्था जो आई थी 1792 में। ठीक है, किसके द्वारा आई थी रैयतवाड़ी? ये आई थी कर्नल रीड और टॉमस मुनरो के द्वारा। ये कहाँ, मतलब ये 12 महल मद्रास से, ये मद्रास में एक जगह है 12 महल, वहीं से आई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। और इसके जो लाने वाले थे कर्नल रीड और टॉमस मुनरो। और इसमें क्या होता था कि किसान जो है भूमि का स्वामी होता था, भूमि का मालिक जो है किसान होता था। और ये कहाँ कहाँ लागू हुआ था रैयतवाड़ी? मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम एवं कुर्ग, कर्नाटक का कुर्ग एरिया है, तो जो है ये वहाँ लागू हुआ था। और पूरे ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्रफल पर, मतलब जो सबसे ज़्यादा लागू होने वाला है, सबसे ज़्यादा जगह पे, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पे, तो वो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी।
इसके बाद आता है महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था 1833 में शुरू होती है और हार्ट मैकेंजी के द्वारा इसमें सहयोग करते हैं मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉमसन भी। हार्ट मैकेंजी लाता है महालवाड़ी व्यवस्था कि महल में बैठकर मैकेंजी पी रहा है, तो हार्ट मैकेंजी ऐसे याद कर सकते हैं। मैं ज़्यादा ट्रिक पे काम नहीं करता हूँ, आप कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो ट्रिक व्रिक गोली मारो, ट्रिक कुछ नहीं होता, एग्जाम में सारे ट्रिक भूल जाते हैं। ठीक है, इस पे जो क्या होता था, इस पे जमीन का जो भूस्वामी जो होता था वो ग्राम या महल होता था। इसमें गांव या महल होता था कि भूमि का मालिक उसको होता था, लेकिन रैयतवाड़ी में किसान होता था भूमि को मालिक, इसमें जो पूरा गांव या महल ही होता था उस भूमि का स्वामी। ये यूपी में लागू थी और जो है पंजाब प्रांत, यूपी में मध्य प्रांत में और पंजाब प्रांत में, ये 3 जगह लागू थी। और ब्रिटिश भारत के कुल 30% क्षेत्रफल पर ये लागू था। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर रैयतवाड़ी व्यवस्था, दूसरे नंबर पर महलवाड़ी 30% और अस्थायी बंदोबस्त 19% क्षेत्रफल पर ये लागू था। अब बात कर लेते हैं हम लोग, अगला टॉपिक हमारा है प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन 1857। ठीक है, जो 1857 की क्रांति हुई थी उसका पूरा डिटेल अध्ययन करना है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार जरूर आएंगे। 1857 की क्रांति के जो प्रमुख कारण थे कि कैसे ये क्रांति हुई, क्या होने का क्या क्या कारण थे इसके, तो इसका कारण था कि आर्थिक कारण, कि अंग्रेजों ने अब धीरे धीरे जो है हर क्षेत्रों में टैक्स की वसूली को बढ़ा दिया था, जिससे जो है जो भारतीय लोग थे, भारतीय मूल के लोग थे, वो परेशान होने लगे और कहीं ना कहीं विद्रोह के लिए आगे आए। सामाजिक कारण, जैसे सती प्रथा का उस टाइम बहुत ज़्यादा प्रचलन था। ठीक है, फिर बाल विवाह, बच्चों की जल्दी उम्र में शादी। धार्मिक कारण बहुत सारे थे। राजनीतिक कारण था कि मतलब भारतीयों को उसमें शामिल नहीं करना, जो भी नियम बनते थे अंग्रेज बना देते थे। और तात्कालिक कारण का था उस समय चर्बी वाले कारतूस चलते थे, जो कि अपने जो ब्राह्मण या हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो लोग पसंद नहीं करते थे, और दांतों से उनको जो बंदूक को खोलना पड़ता था और उसमें जो है सुअर वगैरह की चर्बी लगी होती थी, तो इसलिए जो है इसका बहुत बड़ा ये भी इफेक्ट रहा था। और सैनिक कारण कि जो है कई जगहों से सैनिकों को खाना ठीक से नहीं दिया जाता था, सैनिक से ट्रीट नहीं किया जाता था भारतीय सैनिक से। तो इस प्रकार से 1857 की क्रांति जो है उभर के आई। इस क्रांति की शुरुआत जो होती है कहाँ से, 1857 की क्रांति का 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी होती है। तब इसके बाद आग जो है लग जाता है बंगाल और अवध वाले एरिया में। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को, पहले जो क्रांतिकारी जिनको 1857 की क्रांति में फांसी होती है, इसके बाद ये क्रांति जो है अपना रूप रंग रेखा लेती है। क्रांति होनी थी 30 मई को, लेकिन ये जो है 20 दिन पहले ही चालू हो जाती है और 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से शुरू हो जाता है। कहाँ से, मेरठ से। कब, 10 मई को। कब, 1857 को। ये 3 चीज़, 10 मई 1857 मेरठ। और इसका जो प्रतीक चिन्ह था इस आंदोलन का, सबको बताया जाता था इस आंदोलन के बारे में, तो उनको जो है रोटी और कमल दिखाकर, स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक चिन्ह रोटी और कमल, तो लोग रोटी और कमल दिखाते थे। इसका मतलब 1857 की क्रांति चालू है, आप भी इसमें सहयोग करें। इसके बाद जब 10 मई को एक क्रांति चालू हो गई तो 11 मई को 1857 को बहादुर शाह जो जफर के नाम से कप्तानी लिखा था, उसको जफर भी बोलते थे, मुगल बादशाह था उस समय, अंतिम मुगल बादशाह यही था। बहादुर शाह जफर को भारतीय सैनिकों ने अपना राजा मान लिया और जो है बहादुर शाह जफर को भारतीय सैनिक अपना राजा मान लेते हैं तो अंग्रेजों को लगता है अरे इसको तो राजा सपोर्ट मिल रहा है, तो अंग्रेज क्या करते हैं, बहादुर शाह जफर को कैद कर लेते हैं और कैद करके उसको रंगून में ले जाते हैं, जो बर्मा था उस समय, म्यांमार अब है, तो बर्मा में ले जाते हैं और उसकी जो है वहीं पर काले पानी की सजा देकर उसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी, बहादुर शाह जफर द्वितीय की। इसके बाद अब भारत में जो 1857 की क्रांति थी उसका कोई नेतृत्व नहीं कर पाता है, कि जो असफल हो जाती है वो क्रांति, क्योंकि बहादुर शाह भी गिरफ्तार हो गया और ऐसा कोई बड़ा लीडर नहीं था, तो इस प्रकार से ये असफल हो जाती है। मंगल पांडे की बात आती है, बलिया के रहने वाले थे, लेकिन इनकी जो पोस्टिंग थी वो बैरकपुर छावनी बंगाल में थी, और ये इंपॉर्टेंट नोट है क्योंकि यूपी के थे ये, बलिया से। और मंगल पांडे 34वें बटालियन से संबंधित है। 34वां बटालियन कहाँ था, ये बैरकपुर छावनी बंगाल में सैनिक थे। इनको पहले फांसी हुई थी 8 अप्रैल 1857 को। अब बात कर लेते हैं 1857 की क्रांति के बहुत जो सेनापति थे, किस स्थान पर किन्होंने सपोर्ट किया था। जो 1857 की क्रांति थी वो असफल रहा, उसका बहुत सारे कारण थे, उसके बारे में हम लोग अभी जिक्र करेंगे, जैसे कि सैनिकों का एकजुट ना होना, कोई नेतृत्व की कमी, बहादुर शाह जफर का गिरफ्तार होना और बहुत लोगों का सहयोग ना मिलना। सिर्फ उसमें बंगाल और ये अवध वाले लोगों ने सिर्फ सहयोग किया था, पूर्वी भारत के लोगों ने, बाकी ना पश्चिम भारत के लोग ना दक्षिण भारत के लोग। तो इस प्रकार से भारत को समर्थन नहीं मिला था 1857 को, नहीं तो अंग्रेज शायद 1857 में ही भारत छोड़ के चले जाते। ठीक है, अब बात करते हैं कि 1857 की क्रांति में किसने कहाँ से जो है नेतृत्व किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा डायरेक्ट ऐसे, कि जब बताइए जो है जगदीशपुर से किसने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में। ये सब कुछ जो है 1857 की लीडर हैं, किसने कहाँ से संभाला था। तो ये स्पेशली जो है बिहार और बंगाल और जो है इधर अपने पूर्वी यूपी में अवध में हुआ था। दिल्ली साइड से भी था क्योंकि बहादुर शाह जफर वहाँ का नेतृत्व किया था। देखिए अब बात करते हैं कि जगदीशपुर से कुंवर
जगदीश सिंह थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहेब एवं तात्या टोपे, झांसी से महारानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, लक्ष्मीबाई का जो उनका नाम है कड़िका देवी माँ, तो आप लोग ये भी याद कर सकते हैं। दिल्ली का जो नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर दीदी, और इलाहाबाद की जो नेतृत्व किया था उसका नाम था लियाकत अली। इसके बाद बरेली से खान बहादुर खां, इन्होंने नेतृत्व किया था। अब बात कर लेते हैं यूपी की, तो यूपी के फैज़ाबाद जो कि अब अयोध्या बन चुका है, तो अवध में फैज़ाबाद से किया था अहमद उल्ला शाह ने वहाँ से नेतृत्व किया था फैज़ाबाद से 1857 की क्रांति में। और अहमद उल्ला शाह का एक कथन बहुत प्रसिद्ध है कि सारे लोग काफिर अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कथन किसका है, तो अहमद उल्ला शाह ये फैज़ाबाद के उस टाइम नेतृत्व करता थे 1857 की क्रांति में। तो यहाँ से जो भी आपकी फैक्ट है, अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर कोई पेपर दिया होगा तो आपको पता होगा कि क्वेश्चन यहीं से आते हैं। और आप टेस्ट अगर लगाते होंगे टेक्स्ट बुक पे तो आपको पता होगा कि ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं पड़ना होता है, क्वेश्चन डिक्टो यहीं से आपके बनेंगे, इसमें दो राय नहीं है। 100% चांस है कि क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे। विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश नेता कौन कहाँ से, जैसे 1857 की जब क्रांति हुई थी तो बहुत से ब्रिटिशर्स ने इस क्रांति को दबाने का प्रयास किया था। और किसने कहाँ से क्रांति को दबाया था इसको देखते हैं। दिल्ली से निकोलसन और हडसन ने दिल्ली से क्रांति को दबाने की कोशिश किया था। कानपुर और लखनऊ से कैंपेबल महाराज ने, कैंपेबल एक ब्रिटिश नेता था, इसने जो है कानपुर और लखनऊ में बेगम हजरत महल और कानपुर से नाना साहेब तात्या टोपे जो नेतृत्व कर रहे थे उसको वहाँ से कैंपेबल ने दबाने की कोशिश किया, झांसी से हिरोज ने। और कर्नल नील ने इलाहाबाद से 1857 की क्रांति को दबाने का प्रयास किया, वहाँ से लियाकत अली जो नेतृत्व कर रहे थे। और जनरल रेनार्ड ने फतेहपुर और फैज़ाबाद से क्रांति को दबाने का प्रयास किया था। वहीं आयरकूट ने पटना और दानापुर के क्षेत्र में 1857 की क्रांति दबाने का प्रयास किया। और बरेली से विसेन आयर ये जो है ब्रिटिशर्स नेता थे। विलियम टेलर ने जगदीशपुर से, जहाँ से कुंवर जगदीश सिंह नेतृत्व कर रहे थे। अब बात करते हैं क्रांति का परिणाम क्या रहा। 1857 की क्रांति हो जाती है, बहुत उसमें लोग मारे भी जाते हैं, बहुत विद्रोह भी होता है। लेकिन 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में उस टाइम का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग जो है वो विद्रोह की समाप्ति करने की घोषणा कर देता है। ठीक, किसने? लॉर्ड कैनिंग। उस टाइम गवर्नर जनरल का पद जो है समाप्त हो चुका था और इसको जो है वायसराय का पद दे दिया गया कि भारत का जो है पहला वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग था। इसने जो है 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद से इस क्रांति को जो है दबा देता है और समाप्त कर देता है, समाप्त करने की घोषणा कर देता है। अब बात करते हैं कि जो विद्रोह हुआ था 1857 की क्रांति को, उसको किन जो है भारतीय लोगों ने या विदेशी लोगों ने उसको क्या कहा है, उसकी प्रकृति कैसा, उसका नेचर कैसा था। तो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम इसको कहा है बीडी सावरकर ने। ठीक है, इन्होंने अभिनव भारत की स्थापना की थी बीडी सावरकर ने, मित्र मेला, ये सब जो है। आप इंडियन नेशनल मूवमेंट की मैराथन देखेंगे तो आपको सब मजा आ जाएगा। मैंने आपको जो समितियां थी, जो सभाएं थी, जो आपके प्रमुख भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो आंदोलन हुए, ये सब आपको 5 नंबर की जो क्लासेज है उसके लिए अलग से मैराथन आपकी आ चुकी है पहले ही। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप सारी मैराथन देखेंगे। आपकी सारी मैराथन हो चुकी है, सिर्फ आपका इंडियन ज्योग्राफी बचा है, वो भी आपको अभी शाम को दे दिया जाएगा। तो आप लोग कमेंट करिए, मैं आप सभी के कमेंट देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। ठीक है, विद्रोह की प्रकृति कैसा थी, तो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम बीडी सावरकर ने कहा था और इसको राष्ट्रीय विद्रोह कहा था डिज़रायली महोदय ने। डिज़रायली ने इसको कहा था राष्ट्रीय विद्रोह। और इसको आरसी मजूमदार ने क्या कहा है, आरसी मजूमदार ने कहा है कि ना तो पहला, ना ही राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये 1857 की जो क्रांति थी, ये तो ना तो पहला, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहा था? आरसी मजूमदार ने। इसको धूल भरी आंधी है, ये किसने कहा था? एस सेन ने धूल भरी आंधी कहा था। बात कर लेते हैं 1858 का जो अधिनियम आया था, घोषणा पत्र अधिनियम, उसमें जो है जब 1857 की सैनिक विद्रोह था, भारत वालों ने विद्रोह कर दिया था, उसके बाद एक अंग्रेजों ने एक अधिनियम लाया था। उसमें क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में साम्राज्य समाप्त हो गया था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करने के पर्पज से आई थी, उसका जो है उसकी जो सत्ता का पूरा मामला था वो समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन सीधा जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया कि अब जो भी भारत का दिशा निर्देश होगा वो भारत के सीधा ब्रिटिश के क्राउन से आएगा। ठीक है, इसमें कोई ईस्ट इंडिया कंपनी का हस्तक्षेप नहीं होगा 1858 क्रांति के बाद। और भारत शासन अधिनियम भी आता है उसी में। इसमें जो है एक नया पद जो है सृजित किया जाता है महासचिव का। और महासचिव जो होता है महारानी के अधीन, जो महारानी एलिजाबेथ जो थी उनके अधीन 15 लोगों की एक टीम थी, उसमें महासचिव में ये लोग नियुक्त किए जाते थे। और गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया था 1857 की क्रांति के बाद। और पहला वायसराय भारत का लॉर्ड कैनिंग था 1858 में। भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग, और यही जो है अंतिम गवर्नर जनरल भी था, इसीलिए ये वायसराय बना था। बात कर लेते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद जो प्रमुख विद्रोह हुए थे, उसमें किसान विद्रोह थे, जनजाति विद्रोह थे। ठीक है, तो जैसे कि आप नील विद्रोह, यहाँ से मैचिंग में आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, नील विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, पावना विद्रोह, इसको सन आपको दे दिया जाता है, सिर्फ इसको मिलान करना होता है कौन सा किस सन में आया था। तो नील विद्रोह आपका 1859-60 में, ये बंगाल में आया था, ये किसान आंदोलन था।
ठीक है। वहाँ के किसानों को ज़बरदस्ती नील की खेती करवाने के लिए मजबूर करते थे ये लोग ब्रिटिशर्स, लेकिन जो वो लोग नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि उससे जो फसल की उर्वरता होती है वो खत्म हो जाती, खराब हो जाती है। तो इसलिए अंग्रेज जो भारतीय किसानों ने नील विद्रोह किया था बंगाल में 1859 और 60 में। अगला है सन्यासी विद्रोह। ये सन्यासियों का विद्रोह था, धार्मिक मामला था, उसके लिए इन्होंने विद्रोह किया था 1763 से 1800 के बीच में बंगाल और बिहार प्रांत में। संथाल विद्रोह 1855 और 56 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पीसीएस में बहुत बार पूछा गया है। ये भागलपुर क्षेत्र बिहार में हुआ था। पाबना विद्रोह ये बंगाल में हुआ था। कूका आंदोलन ये पश्चिमी पंजाब प्रांत में, कूका आप गाना भी सुनते होंगे, हाय तेरा कूका कूका, तो यही कूका है पंजाब वाला, ये पश्चिमी प्रांत में हुआ था पंजाब के। कोल विद्रोह ये छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। और रंपा विद्रोह ये आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में हुआ था, रंपा विद्रोह। अगला है मुंडा आदिवासियों का विद्रोह था, जनजातियों का विद्रोह था। इसका नेतृत्व किया था बिरसा मुंडा। और आप सबको पता होगा कि विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जो है राउरकेला उड़ीसा में बन रहा है बिरसा मुंडा के नाम पर, ठीक है। तो इनको बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी। 1899 से 1900 के बीच में मुंडा आदिवासियों को जो नेतृत्व किया था सर बिरसा मुंडा ने किया था, ये जनजाति विद्रोह था। और हौज या हो विद्रोह ये 1820 से 21 के बीच में हुआ था, बिहार में हुआ था। और मोपला विद्रोह, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोपला 1921 में, ये जो है केरल में मालाबार क्षेत्र में हुआ था मोपला विद्रोह, साउथ में। अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट 1857 की क्रांति से संबंधित। 1817 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर एंड अलेक्जेंडर, ये तीनों लोगों ने मिलकर। मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में अजमेर में हुआ था। और इसमें मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में हुआ और बाद में चलकर यही जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया था। भारत का पहला समाचार पत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन जो है, इसको मोस्ट आप लोग कर लीजिए। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट, और इसको जो है हिक्की ने प्रकाशित किया था। 1780 में जेके हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना आरंभ कर दिया था। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता भारत का पहला समाचार पत्र, तो वो था बंगाल गजट, हिक्की के द्वारा प्रकाशित होता। लॉर्ड वेलीजली 1799 में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया तथा समाचार पत्रों का प्रक्षेपण जो है अधिनियम पारित कर दिया। और इसी को सहायक संधि का जो है इसने बहुत महत्वपूर्ण काम किया था। 1799 में ही टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है। अगला, लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों का समान ही स्वतंत्रता दे दी। तो लॉर्ड रिपन ने जो है जो आपका एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था वो 1878 में आया था, लेकिन लॉर्ड रिपन 1882 में क्या करता है कि इनको जो है अंग्रेजी भाषाओं और हिंदी भाषाओं को समान काम कर देता है कि कोई किसी भी भाषा में समाचार पत्र पढ़ सकता है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे। ये पत्रकारिता के लिए, क्योंकि ये जो है कुछ भी अपना फ्री फायर होकर छापते थे अपनी मर्जी से। उत्तरी महाद्वीप वैंकूवर ने फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने शुरू किया था। इंडियन मिरर अखबार जो है कलकत्ता से शुरू होता था, बंगाल में इंडियन मिरर अखबार। इंडियन मिरर की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1861 में तथा मनमोहन घोष ने किया था। एक अमृत बाजार पत्रिका है, इसको शिशु कुमार घोष प्रकाशित करते थे 1868 में। कहाँ से? कलकत्ता से। तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाएं थी। आज हमने इस वीडियो में पूरा जो कंप्लीट कर लिया है। आप लोग बताइए कमेंट करके आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है। और डिस्क्रिप्शन में बार बार बोल रहा हूँ कि सभी मैराथन आप लोग जाओ देखो, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री जो ये, इसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी आज शाम को आ जाएगी। इसके बाद हिस्ट्री में हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी में पूरा मैराथन आपको मिलेगा, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, पंचायती राज एक ही में है। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, पॉलिटी के बाद इकोनॉमिक्स की पूरी मैराथन है, उसमें पूरा जो अर्थव्यवस्था एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट कराया गया है और वहीं से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है। करंट अफेयर्स की क्लासेस जो 9 अक्टूबर या 10 अक्टूबर में आएंगी और पूरा जो है आपको लगभग 5000 प्रश्नों की जो है 5000 प्रश्नों की उसमें प्रश्नोत्तरी रहेगी और पूरा एक्सप्लेन करेंगे, पूरा देश दुनिया स्ट्रैटेजी के सब कुछ उसमें इंक्लूड रहेगा। एकदम मजा आ जाएगा आपको, गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि करंट अफेयर्स जब आप पढ़ोगे तो जो 10 क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, ये मेरा दावा है आप सबसे। ठीक है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, मतलब जो भी आपका पोर्शन था, जनरल अवेयरनेस जो 10 नंबर का पोर्शन आता है, जनरल अवेयरनेस, हिंदी आपका 5 नंबर प्लस गद्यांश 10 नंबर, ये भी जो है मैं आपको करा चुका हूँ। तो सभी की क्लासेस जो मैराथन क्लासेस जो आपके चैनल पर द फायर स्टडी पर डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहाँ से जाकर आप देखिए अगर देखे नहीं होंगे। और इसके बाद अगर आपको मिलान करना हो कि मेरे कंटेंट अच्छे हैं कि नहीं, तब जाकर किताब उठा के पढ़िएगा। मैराथन देखने के बाद पढ़िएगा, पहले नहीं। पहले मैराथन देखिए, फिर किताब को ट्राई कीजिए, क्या कंटेंट है, ये कहाँ से पढ़ाए गए हैं, तब आपको आपका दिमाग खुल जाएगा और समझ में आ जाएगा। और फिर कुमार गौरव सर का अगर वीडियो देखना चाहें, उनसे मिलाना चाहें मेरी वीडियो को, तुलना करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। वैसे किसी अध्यापक की तुलना, चाहे छोटा हो बड़ा, किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए।
तो जितना मेरा अनुभव था, जितना मेरा ज्ञान था, मैंने आपको सब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं दवा खा खा के आप सबको मैराथन ले रहा हूँ। आप सबको आवाज़ से भी लग रहा है मेरी आवाज़ मोटी हो गई, मेरी जो पिच आवृत्ति है वो तेज़ है, इसीलिए जो है। लेकिन क्या बताऊँ कि आप सबका जो इतना प्यार मिलता है, इतना मोटिवेशन जो मिलता है कि सर नहीं आप मतलब आराम कीजिए मत लाइए, लेकिन फिर भी मैं मजबूर होकर लाता हूँ आप सबको वीडियो की। आप सबका पेपर है 15 और 16 अक्टूबर को, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस टाइम जो है वायरल फीवर काफ़ी फैला हुआ है, मुझे भी हो गया, दवा खा खा कर आपको सबको मैराथन ला रहा हूँ। तो वीडियो को प्यार देते रहिए आप लोग, शेयर करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बार बार नहीं बोलता आपको, जब मैराथन पढ़ाता हूँ सिर्फ पढ़ाता हूँ कि सीधी बात नो बकवास है। जो मेरा सीरीज़ का नाम ही है वो सीधी बात नो बकवास सीरीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको जो वीडियो है पसंद आ रही है, वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल फायर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत लोगों तक वीडियो पहुँच नहीं पा रही है। ठीक है, यूट्यूब का एल्गोरिथम होता है कि अगर आप लोग उसको वीडियो को कम देखेंगे तो प्रमोट नहीं करता है, तो आप लोग वीडियो ज़्यादा देखेंगे तभी प्रमोट करेगा, तो और बच्चों तक पहुँचेगी। और मैं दावा करता हूँ आप लोग जो पेपर दे के आएंगे, तो जो भी सीरियस कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहा है वो जरूर आके कमेंट कर, वो रोक ही नहीं पाएगा अपने आप को बिना कमेंट किए कि सर मज़ा आ गया था, आपका मैराथन किया, मेरे 80-85 नंबर आ गए थे। तो बाकी इसकी कट ऑफ वाली वीडियो 15-16 के बाद बताई जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो इंडियन ज्योग्राफी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।